नमस्कार साथियों, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री 10th क्लास की, और केमिस्ट्री का ही पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, एक बार रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि जो हमें ये साइंस का या केमिस्ट्री का जो हमें ये टॉपिक या चैप्टर मिला है, इसको देखो पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। होता क्या है कि हमारे जीवन में हमेशा कोई भी सब्जेक्ट अगर हमें पढ़ाया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेट होता है, हमारी डेली रूटीन से रिलेट होता है। और मोस्टली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा डिपेंड है हमारी ही लाइफ पर, या हमारे इन्वायरमेंट पर, या हमारे कल्चर पर ही क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड रहता है ये। इसी तरीके से ये वाला जो टॉपिक है, या एक चैप्टर बोल सकते हैं इसे, तो केमिकल रिएक्शन, ये हम हमेशा अपने डेली रूटीन में करते रहते हैं। देखिए, हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी क्या कर रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो बहुत सारी गैसों को अंदर लेते हैं और कुछ ना कुछ हम रिलीज़ भी करते हैं, ठीक। तो वो भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमारे घर में सुबह सुबह चाय वगैरह बनती है, मोस्टली सबके घर में, ठीक है। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, चाय भी नहीं बनती होगी तो कहीं कहीं क्या होता है, वैसे तो पहले सबके घर में चलता था, आज हम बोल सकते हैं कहीं कहीं दूध या दही जो मठा चलाते हैं वो सबके यहाँ चलता है। तो जो दही बनता है वो किससे बनता है, दूध से बनता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा एक मिनट ही, ठीक। जो दूध से दही बनाते वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, हम सब ने पनीर तो खाया होगा, तो पनीर को भी क्या किया जाता है, दूध से बनाया जाता है, यानी दूध का फटना होता है। तो जब दूध फटता है तो उसमें से क्या, पनीर निकलता है। तो वो सारी क्या हो रही हैं, रिएक्शन हो रही हैं। अच्छा, इन रिएक्शनों के दौरान हमने देखा कि कोई भी पदार्थ है वो किसी दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके गुण सूत्र बदल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो क्वालिटियाँ हैं वो क्या, बदलती जा रही हैं। जैसे देखिए, दूध हमको मीठा लगेगा, दही थोड़ा सा खट्टा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पनीर का थोड़ा फ्लेवर अलग होगा और दूध का फ्लेवर अलग होगा। तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि देखिए कोई चीज़ कैसे बदली, तो जो बदलने की प्रक्रिया है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, डेली रूटीन में जो परिवर्तन होता है वो दो तरीके से होता है, उसी को ही एनालाइज किया गया है और उन्हीं का नाम दिया गया है क्या, भौतिक परिवर्तन। पहले का नाम दिया है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है, बहुत हल्का हल्का सा अंतर है, ठीक है। देखिए, भौतिक परिवर्तन को समझें। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का भार व संगठन नहीं बदलेगा। इतना समझ में आया। इसमें क्या होगा, कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा, इतना समझ, ठीक। यानी कि वस्तु में उसका भार या संगठन नहीं बदलता है, कोई भी नया पदार्थ हमें भौतिक परिवर्तन में नहीं मिलता है। इसकी आकार आकृति में और गुणों में चेंज आ सकता है भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें हम, मोम का पिघलना,
मोम का पिघलना। ठीक है, मोम का क्या है, पिघलना। क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक परिवर्तन में आती हैं। ऐसी केमिकल चेंज है या रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जब एक पदार्थ, एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में। एक लाइन और जोड़ लेना कि वस्तु जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में दोबारा से नहीं लाई जा सकती, यानी कि उसे रिटर्न वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं एक्सेप्शन पाया जाता है। केमिस्ट्री पूरी एक्सेप्शन से भरी हुई है। जैसे भौतिक परिवर्तन में एक एक्सेप्शन हो सकता है कि बर्फ़ का जो पानी है वो बर्फ़ में जब बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ़ भी किस में आ जाती है, पानी में आ जाती है, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे घी को हमने पिघला दिया, ता लिया, ठीक है, और घी बना लिया हमने, तो घी को हम जैसे रख दें, छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और अगर धूप में रख दें या थोड़ा सा हीट दें तो वो फिर से वो उसी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शन हैं इसमें। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा भार बदल सकता है, संगठन बदल सकता है, कोई नया पदार्थ भी हमें मिलेगा भौतिक परिवर्तन में। इसका एग्जाम्पल देखिए जरा, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, या बोल सकते हैं दूध का फटना। ये क्या है, हमारे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, अब ये तो हमें समझ में आया। चैप्टर का हमारे का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये तो हैं अभिक्रिया के दौरान कुछ चेंज होते हैं, या मान लो प्रकृति में कुछ चेंज होते हैं हमारे आसपास, वो तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये हमें पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए, इसमें भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चैप्टर के नाम पे आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं, टॉपिक डालेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, अभिक्रिया दो या दो से अधिक तत्व व यौगिक के मिलने पर नए पदार्थ का निर्माण होता हो। क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया आपको यहाँ लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं इसके दो भाग होते हैं, अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, अभिक्रिया के देखिए दो भाग होते हैं। पहला हम लिखेंगे यहाँ अभिकारक, अभिक्रिया के कितने भाग, अभिकारक, और दूसरा है हमारा उत्पाद, दूसरा है उत्पाद। देखिए अभिकारक मैं एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ अभिक्रिया का पूरा ही। देखिए जैसे मैंने यहाँ ले लिया, मान लो H2 ले लिया और मैंने मिलाया O, ठीक है, और यहाँ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, H2O। तो जो निकला वो उत्पाद है, जो मिला वो क्या है, हमारा अभिकारक है। यानी कि जिनसे मिलने से क्या हुई, अभिक्रिया हुई, वो अभिकारक होंगे, और जो मिलेगा हमें, जो नया बनेगा, वो अभिकारक कहलाएगा। ठीक, जैसे अभी इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने पर या यौगिकों के योग से जो नए पदार्थ का या नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे एक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके दो भाग हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो अभिक्रिया कराते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो उत्पाद जो नया मिलता है हमें, वो उत्पाद होता है। देखिए नाम से समझ में अभिकारक यानी अभिक्रिया कराने वाले तत्व या पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद जो उत्पन्न हुआ, उत्पाद। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको करो नोट, वीडियो कर लिया करो पॉज, तब देखिए उसको पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद ही उसको आराम से लिख लिया करो। ठीक, अब देखिए होता है, अब अगला टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आइडेंटिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हम अब ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, हम किस बेस पर कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसे पहचान रहती होगी। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से या उसके हाव भाव से, बात करने के तरीके से ये पता चल जाएगा कि ये खुश है। तो अगर कहीं भी मान लो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो ये किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो उसकी कुछ आइडेंटिटी होती हैं या कुछ पहचान होती हैं, वो लिखेंगे ज़रा। देखिए पहला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। सेकंड है ताप में परिवर्तन। ताप मतलब टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन। एंड थर्ड उस गैसों का उत्सर्जन या गैसों का निष्कासन। उत्सर्जन। ठीक है, गैसों का उत्सर्जन।
और इसमें सबसे पहले ही यहाँ मान लो, चलो थोड़ा सा यहाँ नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अवस्था में परिवर्तन आएगा। ठीक है, पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में, तीसरा ताप में और चौथा गैसों का उत्सर्जन या निष्कासन। देखिए होता कैसे है, हमने मान लो सपोज़ करो कि एक मैग्नीशियम की छड़ ली कोई, ठीक है, मैग्नीशियम की छड़ ली जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने क्या किया, O2 के प्रेजेंट में हमने उसको जलाया प्रेजेंस में, तो वो क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, एक ये चूर्ण बनेगा, यानी कि राख टाइप की बन जाएगी। ठीक, तो ये छड़ रही होगी, तो ये इस तरीके से मान लो कोई भी छड़ रही होगी तो इसका कुछ अपना रंग रहा होगा, मतलब लकड़ी की होगी थोड़ी ब्राउन होगी, लोहे की होगी तो थोड़ी ब्लैक टाइप की होगी। ठीक, तो अब ये जो चूर्ण बना तो ये कैसा बना, सफ़ेद चूर्ण बना। ठीक, तो इसके रंग में परिवर्तन आया, सॉरी अवस्था में परिवर्तन आया। ठीक है, यानी कि ये कैसी थी, स्ट्रेट थी, अब कैसी बिखर गई। ठीक है, उसके बाद इसके रंग में परिवर्तन आएगा, कुछ ये कुछ कलर रखे होगी अपना पहले, अब चूर्ण कैसा बन गया, सफ़ेद बन गया, राख बनेगी तो काली बनेगी। ठीक है, अब इसका तापमान कुछ रहा होगा जब ये जली होगी, अब इस चूर्ण का तापमान कुछ अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही जब ये जली होगी तो इसमें से कुछ गैसों का उत्सर्जन हुआ होगा, आई मीन कोई कुछ स्मोक टाइप का कुछ निकला होगा, धुआं टाइप का। ठीक, तो गैसों का उत्सर्जन हुआ होगा, तो चारों की चारों कंडीशन अप्लाई कर रही हैं। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यही चारों कंडीशन अगर कहीं देखें तो कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, तो मैंने ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया तुम्हें कि रासायनिक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है आइडेंटिटी का। ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की ये इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। सॉरी एक मिनट, समीकरण। रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है कि हम जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं, समझना मेरी बात को ज़रा, हम जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो कोई ना कोई उसमें तत्व या यौगिक या कोई पदार्थ शामिल होता है, यानी कि बोले तो अभिकारक शामिल होते हैं, और उससे कोई ना कोई हमें उत्पाद मिलता है, तो उनके कुछ नाम होते हैं, है ना। तो उन नामों को ही लिखकर व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन का समीकरण कहलाता है, यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतना समझ में आया, यानी कि अभिक्रिया को लिखकर या तत्व व यौगिकों के संकेत सूचकों के द्वारा लिखकर
बताने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, बताने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, लिखकर बताने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं, इतना समझ में आया? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें अलग सा एग्जांपल अगर तुम लेना चाहो तो यहाँ ले सकते हो Na और प्लस Cl मैंने मिला दिया तो क्या निकलेगा, NaCl। ठीक है, देखिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इनको मिलाएंगे तो नमक मिल जाएगा, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इनके संकेतों के द्वारा लिखा, या मैं इनका नाम पूरा सोडियम डाल दूं, क्लोरीन डाल दूं, इसको नमक डाल दूं। ठीक, तो ये इस तरीके से लिखकर व्यक्त करने को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसको नोट करो। इसके बाद लिखेंगे क्या, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक, देखिए अगला टॉपिक लिखते हैं, ये अगला टॉपिक जानते हैं कि अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। समीकरण लिखने की विधि। मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। तो देखिए, जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो हम अभिकारक को हमेशा किधर साइड लिखेंगे बेटा, अभिकारकों को हम LH साइड लिखेंगे, LHS। ठीक है, और उत्पाद हमेशा लिखा जाएगा आपका RHS की तरफ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इनके बीच में एक एरो लगाया जाएगा, जिस एरो का मुंह उत्पाद की तरफ होगा। इतना समझ में आया। और जो हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक अगर एक, दो या दो से अधिक हैं तो सब के बीच में क्या लगाया जाएगा, सबके बीच में प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो उत्पाद से पहले उत्पाद की तरफ मुंह किए हुए क्या निकलेगा, एक एरो निकलेगा। और उत्पाद अगर एक से ज़्यादा निकल रहे हों तो तब भी क्या, प्लस लगा के उत्पाद को यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, या इसी तरीके से जैसे उत्पाद अगर एक से ज़्यादा हों तो उनके बीच में भी हम प्लस लगा कर उसे निरूपित या डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया। ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। उसमें बहुत लंबा एक कंसेप्ट सा दिया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं, बात सब यही कही है। अभिकारक को हम LHS की तरफ रखेंगे, उत्पाद को हम RHS की तरफ रखेंगे। इसमें बीच में प्लस आएगा, इधर एरो लगेगा जिसका मुंह उत्पाद की तरफ होगा। और उत्पाद अगर एक से अधिक निकलेंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन या योग का साइन लगाया जाएगा। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। का महत्व संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व।
ठीक, देखिए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। हर चीज़ का अपना एक कारण होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर चीज़ रिलेट है हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनसे जो पदार्थ बन रहे हैं उनके बारे में हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, पदार्थों के बारे में, यानी अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलेगा। वह उत्पाद, मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर किसी को लिखना हो तो। देखो यानी कि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उससे बनने वाले पदार्थों के बारे में भी क्या पता चलेगा, पहले वाले पॉइंट में कहा गया है। तो हमने वही बात की है, देखो क्रिया में जो भाग लेगा वो अभिकारक होगा और उससे जो बनेगा वो उत्पाद होगा। इनके बारे में क्या होगी, बारे में पता चलेगा। ठीक है, कि कौन से अभिकारक ने या कौन से पदार्थ ने भाग लिया, को क्या बना, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण से ही हमें ज्ञात होगा। ठीक, और इसमें क्या होगा कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनके अणुओं की संख्या पता चलेगी। दूसरा क्या है कि अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, तीसरा, यदि क्या हो कि हमें अभिकारक और उत्पाद के परिणाम यानी कि परमाणु भार पता हो तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि अभिकारक से बनने वाला उत्पाद कितने भार का होगा। नहीं है समझ में, अगर मान लो अभिकारक हमें पता चल जाए कि ये इतने वेट का है और हमने इतने इतने वेट की दो चीज़ें मिलाई तो हमें ये पता चल जाएगा कि उत्पाद कितना है। जैसे सपोज करो कि मैंने जैसे मैंने दूध लिया और उस दूध मैंने जैसे 2 लीटर दूध लिया और 2 लीटर दूध में मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको मीठा करने के लिए मैंने 500 ग्राम लगभग चीनी मिला दी इसमें। ठीक है, तो अब इसका वेट हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, जैसे दूध की लस्सी बना रहे हैं ऐसा मान लो, तो 2 किलो दूध लिया, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 500 ग्राम चीनी, तो हमें ये इसकी लगभग पता चल जाएगी कि ये 3.5 यानी 3500 ग्राम के लगभग ये क्या बनेगा, एक लिक्विड फॉर्म में चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो हमें यही बात तो यहाँ से पता चली कि जो अभिकारक हैं उनका जो वेट अगर हमें पता हो तो हमें उत्पाद का वेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, अभिकारक, यदि अभिकारक का परमाणु भार पता हो तो उत्पाद का भी पता चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में आप या तो इसे लिख सकते हैं या अगर एक फॉर्मल एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक फॉर्मल एग्जाम्पल हम इस तरीके से इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने लिया NaOH। ठीक है, तो ये मैंने एक 40 ग्राम NaOH ले लिया। ठीक, 40 ग्राम NaOH ले लिया और इस NaOH को मान लो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ ये लिया मैंने 23 ग्राम, ठीक, ये 16 ग्राम और ये ले लिया मैंने 1 ग्राम।
ठीक, यानी Na मैंने 23 ग्राम लिया, O मैंने 16 ग्राम लिया और H मैंने 1 ग्राम ले लिया। ठीक, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने 36.5 ग्राम के HCl से। ठीक है, तो इसमें जो वेट निकलेगा वो देखो 30.5 ग्राम जो निकलेगा वो आपका होगा Cl का, और दूसरा है हमारा H1। ठीक है, तो वो इस तरीके से निकलेगा। अब इसमें जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के तत्पश्चात ही हमें ज्ञात होगा क्या, कि हमें पता चलेगा कि Na तो Cl से रिएक्ट कर गया है, और क्या कहते हैं Na से Cl रिएक्ट कर गया, और दूसरा हमें उत्पाद क्या मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा NaCl और प्लस में H2O। ठीक है, देखिए ये हमारा Na है, मैं इसको लिख देता हूँ पदार्थों को, जो हमारे तत्व हैं मैं उनको उनके वेट के हिसाब से लिख देता हूँ। Na, ये O है, ये H है हमारा, ये Cl है और ये H है हमारा। ठीक है, तो देखिए Na हमारा 23 था, Na हमारा क्या है 23 है, Na हमारा 23 है, और Cl हमारा क्या है 35.8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 58.5, और ये हमारा Cl जो H2 जो निकलेगा, देखो H यहाँ 1 है, H2 है, यहाँ पे H2 है, तो H यहाँ पे 1 है, तो H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला H और एक ये वाला H, तो H 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और O कितना है हमारा यहाँ पे 16, O कितना दिया है हमारा यहाँ पे 16, तो जब 16 दिया है तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा 18। तो ये इतना वेट इसका निकलेगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यही है कि हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलेगा कि किन किन पदार्थों ने रिएक्शन में भाग लिया, अभिक्रिया में भाग लिया, उससे क्या बना। अभिकारकों और उत्पाद के अणुओं की संख्या ज्ञात होगी, यानी कि जो अभिकारक हैं, यानी कि जो अभिक्रिया करा रहे हैं जो पदार्थ, उनके अणुओं की संख्या भी, और उनसे बनने वाले पदार्थ उत्पादों की संख्या भी हमें क्या होगी ज्ञात होगी। अणुओं की, उत्पादों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी हमें इधर ज्ञात होगी। तीसरे वाले में कहा गया है कि यदि अभिकारक का परमाणु भार हमें पता हो तो उत्पाद का भी हमें पता चल जाएगा। तो जैसे अगर हमें अभिकारक यही तो NaOH और HCl इनको मिलाया हमने, तो NaOH यानी 40 ग्राम ये था और 36.5 ग्राम ये था। जब इनको मिलाया गया तो फिर यहाँ पे NaCl अलग हो गया NaOH से, और H2O यहाँ अलग बन गया, तो ये 18 ग्राम में बना और ये 58.5 यानी कि 58.5 ग्राम में बना। ये रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण का ही महत्व है। इतना इसको नोट करो, वीडियो को कर लो पॉज और छाप लो। इतना समझ में आया। अब इससे आगे जो आएगा हमारे में वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना या बैलेंस्ड करना। अब देखिए जरा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे मैं कोई भी रिएक्शन ले लूँ, ठीक है, कोई भी जैसे एक मिनट ही थोड़ा, मैं एक रिएक्शन ले लूँ जिसमें लिख दूँ मैं Fe को रिएक्शन कराऊँ H2O से, और यहाँ मुझे मिले Fe3O4 और प्लस में मिले H2। ठीक है, अब देखिए एक बात इसको देखिए ज़रा, ये क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ Fe3H2 को रिएक्ट कराया जा रहा है और इन दोनों के मिलने से हमें मिल रहा है Fe3O4 और H2। ठीक है, तो
रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं, इसकी एक सारणी बनाएंगे। पहले ये संतुलित नहीं है, पहली बात तो ये कैसा है, ये बैलेंस्ड नहीं है। इसकी एक सारणी बनाएंगे जिसमें लिखा जाएगा पहले तत्व लिखा जाएगा, दूसरे में अभिकारक, तीसरे में लिखा जाएगा उत्पाद। देखिए इसमें तत्व क्या है, एफ ई है हमारा, ओ एच और सॉरी ओ है हमारा और एच है हमारा, यही तो है। अभिकारक में एफ ई के कितने एटॉमिक या नंबर हैं, यानी परमाणु कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ कितना एफ ई 3 है, देखिए एफ ई 3, यहाँ एफ ई केवल सिंगल है। यहाँ ओ हमारा कितना है, ओ देखिए ओ 1 है हमारा, ओ क्या है 1 है हमारा। और यहाँ पे कितना है ओ, यहाँ पे 4 है हमारा। यहाँ पे हमारा एच देखिए, एच कितना है 2 है, और यहाँ एच कितना है 2 है। एच हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखिए हम 1 को 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम 1 को 3 बनाने के लिए हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा 3, ये हो जाएगा क्या हमारा 3। तो हम इस इक्वेशन को फिर इस प्रकार लिख सकते हैं कि मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हम लिखेंगे यहाँ 3Fe प्लस H2O और निकलेगा हमारा Fe3O4 और प्लस में H2, ठीक है। देखिए हमने Fe को तो क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया, Fe को हमने क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, O को बैलेंस करेंगे। तो O को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, तो O भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो फिर इस इक्वेशन को लिखा इस तरीके से जा सकता है कि A3Fe। अब इस वाले O को हमें 4 बनाना है, तो यहाँ पे देखो पीछे हम नहीं लगा सकते 4, हमें यहीं लिखना पड़ेगा, प्लस लगा करके हमको 4 यहाँ लिखना पड़ेगा H2O। तो देखिए O तो 4 हो जाएगा, इधर O तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक और चीज़ है कि सर जो आप मल्टीप्लाई लगा रहे हो तो वो किधर लगाना है, ये वाला भी कन्फ्यूज़न है कि वो उत्पाद की तरफ लगाना है या अभिकारक की तरफ लगाना। देखिए हम जिधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस वाली सीरीज़ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वाली सीरीज़ में ही हमें वो मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम अभिकारक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अभिकारक में ही मल्टीप्लाई को ऐड करना है। अगर हम उत्पाद में करते तो हमें उत्पाद में मल्टीप्लाई ऐड करना होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 O में तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, ये H में भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो H यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेगा तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 8, ये तो 4 हो गया, ठीक है। H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। अब H जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब देखिए यहाँ तो ये 8 हो गया, तो अब इस वाले को 8 बनाना पड़ेगा। तो इस वाले को जब भी हम 8 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब देखिए हमने उत्पाद में मल्टीप्लाई लगाया, तो जब उत्पाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। देखिए 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ से निकलेगा उत्पाद Fe3O4 और प्लस में 4H2, ठीक है। हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है, एकदम से बैलेंस्ड रिएक्शन है। इतना समझ में आया, इसको छापो जरा। दो चार सेकंड और ले लीजिए और इसको नोट कीजिए ज़रा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा कीजिए, तब उसके बाद नोट किया करिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन
अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक मिनट जरा, देखिए संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि हमें नाम से फील आ रहा है कि संयोजन यानी कि कुछ चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। संयोजन में क्या होगा, कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ या दो तत्व आपस में मिलते हैं या दो यौगिक आपस में मिलते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लिख लेना, दो यौगिक या दो तत्व या दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें मैं सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं दोबारा बोल दूंगा, दो तत्व या दो पदार्थ, दो तत्व या दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ की रचना करते हैं, सॉरी रचना तो नहीं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया Na+Cl, तो NaCl को मिलाया तो मुझे मिला NaCl, ठीक है, NaCl। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया हो गई, यानी दो पदार्थ जब आपस में मिलें तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है डालेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई एक ही क्या होगा, पदार्थ होगा जो दो भागों में टूट जाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया CaCO3 ले लिया और इसमें मैंने डाली ऊष्मा, इसमें मैंने डाली क्या, ऊष्मा डाली, और ये जो हमारा पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएगा CaO में, CaO यानी कार्बन CO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होगा सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद हमारा निकलेगा CO2। देखिए O एक यहाँ आ गया और ये दो यहाँ आ गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ही जो पदार्थ है वो क्या होगा, वो टूटेगा और वो दो पदार्थों में या दो उत्पादों में बिखर जाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नाम से प्रतीत हो रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ क्या लेता है, भाग लेता है, उसमें उत्प्रेरक का कार्य करती है, या तो मान लो विद्युत कर जाए या ऊष्मा कर जाए, ठीक है, या प्रकाश कर जाए, तो उसके कारण वो दो भागों में टूट जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें एक प्रकाश अपघटन होता है, एक विद्युत अपघटन होता है। प्रकाश अपघटन से मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में कराई जाए उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं, ठीक है। उसमें भी एक ही पदार्थ होगा और एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाएगा। ऐसी विद्युत अपघटन होता है वो जलीय कुछ ऐसे, जैसे मान लो जलीय अभिकारक हुआ और उस जलीय अभिकारक में धारा प्रवाहित की गई, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2O, तो जलीय है, ठीक है। H2O क्या है, जलीय है, H2O। अब इसमें धारा प्रभावित की गई यानी विद्युत डाला गया, तो ये क्या H अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है।
S अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा हमारा, S अलग और O2 अलग हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा विद्युत वो है, ठीक है, विद्युतक बटन है। इसके बाद जो आएगी हमारी एक मिनट ही जरा, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो आएगी वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ डाल ले रहा हूँ इसकी हेडिंग को। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या कहते हैं, एक पदार्थ होगा और वो दूसरे पदार्थ की तरफ क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ जो तत्व है या यौगिक है वो दूसरे पदार्थ में जा कर के चिपक जाएगा या उसकी तरफ चला जाएगा, उसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट से चल के कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है उसका, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया CuSO4 ले लिया, CuSO4 ले लिया, ठीक है। CuSO4 को हमने रिएक्ट कराया आपके क्या कहते हैं Fe से। CuSO4 को हमने क्या रिएक्ट कराया आपके Fe से, ठीक है। तो Fe आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा Cu अलग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो SO4 था वो इधर आकर के विस्थापित हो गया, तो इसी वजह से इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें एक तत्व या यौगिक या पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या विस्थापन कर जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है द्विविस्थापन। इसके बाद क्या है हमारा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ से चीज़ें एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र की जाएंगी। दोनों तरफ से चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र की जाएंगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दोनों तरफ से चीज़ें क्या हों, विस्थापित हों, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे दो हमने अभिकारक लिए, उन अभिकारकों में से कोई भी एक पदार्थ एक इसका इस पे आ जाए और उसका उस पे चला जाए तो वो क्या कहलाएगी, अभिकारक, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए मैंने लिया Na2SO4 और BaCl2 से रिएक्शन कराई, Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 से कराई, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा BaSO4, यानी कि ये वाला SO4 Ba के साथ आ गया और Cl2 कहाँ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा, तो 2NaCl हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अलग अलग गुण दर्शाती हैं, उनके आधार पे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और उसी के आधार पे जो अभिक्रिया के प्रकार को बांट दिया गया है, यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को अलग अलग बांट दिया गया है। समझ में आया था ना, इसको छापो जरा। देखिए हम द्विविस्थापन तक कर चुके थे, अब इसके बाद है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया वो होती हैं, उपचयन अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है। लिख लेना, ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का, एक मिनट गलत हो गया। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का होता है ह्रास। एक्चुअली में क्या है कि रात के बज रहे हैं 2:21 और सिर में हो रहा है दर्द, अब सिर
चक्कर आने लग गए हैं, तो थोड़ा इसलिए माइंड इधर उधर जा रहा है। लास्ट है, इसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास को। यानी कि अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे Cu2Cu और O2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ निकलेगा आपका 2CuO, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे आकर के जुड़ गई इसमें, ये है आपका, यही कहलाता है क्या, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे ही ये उपचयन हो गया। अपचयन जो आपका है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। ये दोनों नाम थोड़े सिमिलर हैं, मिलते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दिए जाते हैं। कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें ऑक्सीकरण होता है, सॉरी ऑक्सीकारक होता है। जैसे यहाँ पे 2I माइनस लिया और यहाँ पे Cl2 ले लिया, अब यहाँ पे निकलेगा 2Cl माइनस और प्लस में I, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, इस पे आ गए, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक। ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता भी हो इलेक्ट्रॉन लेता भी हो, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब मान लो योग भी होता हो और ह्रास भी होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को लिया और हाइड्रोजन से मिला दिया, इसमें दे दिया ताप, तो कॉपर अलग और H2O अलग, यानी कि जल अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ भी आई, ह्रास भी और इधर जुड़ भी गई, तो ये योग भी हुआ, ठीक है। संक्षारण, देखिए संक्षारण हम किसे कहते हैं, संक्षारण का मतलब नाम से सब पता चलता है, यानी चीज़ों का झड़ना, चीज़ों का झड़ना। जैसे आपने दीवारों पे देखा होगा कि आपके दीवारों पे जैसे सीमेंट या पुट्टी वगैरह होती है तो वो क्या झड़ने लगती है एक समय पे आकर के, साल 2 साल बाद। ऐसे ही आपने आयरन को देखा होगा, लोहे के कुछ जो तत्व या एलिमेंट्स जो इक्विपमेंट पड़े होंगे उनको कुछ एक ही जगह रखे रहने दो, पानी और वायु के संपर्क में आ जाए तो उन पर क्या जंग लगने लगती है, ठीक है। तो वही क्या है, संक्षारण है। ऐसी विकृति गंधता होता है। विकृति गंधता हम बोलते हैं मतलब जो खानों में फफूंद वगैरह लग जाता है, ऑयली फूड्स वगैरह होते हैं, या मान लो कोई पीतल वगैरह के बर्तन वगैरह होते हैं तो एक हरे कलर की परत जम जाती है पीतलों के बर्तनों पे, ठीक। या फिर ब्रेड्स वगैरह हैं तो उनमें कुछ फफूंद वगैरह आ जाता है, तो वो विकृति गंधता होता है, यानी खाने का सड़ना या एकदम से फफूंद जाना, तो उसको हम विकृति गंधता बोलते हैं। ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त। अगर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। उसके लिए अलग से एक छोटी वीडियो बना दूंगा उसी टॉपिक पर, ठीक है, जिस टॉपिक वो जो टॉपिक समझ में नहीं आया हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। धन्यवाद। 2:02 हो रही हैं, सॉरी लगभग 2:30 बज रहा है, 2:25 हो रही हैं, ठीक है। और हम इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, संपा खैर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। देखिए इसके बाद जो आपका जो चैप्टर शुरू होगा वो है आपका क्या कहते हैं, एक मिनट जरा देख लें, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसको आप से रिक्वेस्ट है कि इसको आप पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कोई भी चैप्टर को हम जैसे शुरू करते हैं तो हम उसके बारे में एक सरसरी निगाहों से जानकारी थोड़ी कलेक्ट कर लें, उसको पढ़ लें। ये हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स की कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ के आएँ, ताकि अगर कोई भी टीचर हमें समझाए, इवन मैं नहीं, कोई भी टीचर आपको समझाए जिससे आप पढ़ते हो, तो वो आपको नॉर्मली एक ही बार में समझ में आ जाए।
इवन क्या है कि अगर आप नहीं 1-2 बार में नहीं समझेंगे तो उसमें टीचर के भी सिर में दर्द होने लगता है, आपका भी समय ख़राब है। 10th वाली साल है, ठीक है, तो 10th में हमें अच्छी परसेंटेज करनी है तो थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या अभी मैं 1-2 मिनट चला दूंगा तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया हो तो क्या कहते हैं, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्योंकि 1 घंटा होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। देखिए, आज के चैप्टर में हमने शुरू किया रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम था। इसमें हमने शुरू किया था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से। हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि फिजिकल चेंज ऐसे या भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है और उसको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मोम का पिघलना मैंने बताया था, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। और जैसे पानी को चीनी को पानी में डाल दो, भौतिक परिवर्तन हो जाता है, उसको हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। और उसके बाद हमने रासायनिक परिवर्तन बताया था। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि 1-2 पदार्थ आपस में रिएक्शन करेंगे या मिलेंगे, उनके मिलने से एक नए पदार्थ की हमें मिलेगा, नया पदार्थ मिलेगा, नए पदार्थ की रचना होगी, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद हमने रिएक्शन को पढ़ा था। तो रिएक्शन के 2 भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक ऐसे तत्व जो अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, अभिकारकों के द्वारा जो बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक। और रिएक्शन यानी अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं जिससे हमें कोई नया पदार्थ मिले, हमें वो रिएक्शन कहलाई जाती है। जैसे दूध का फटना, ठीक है, तो वो रिएक्शन है। हाइड्रोजन को हमने H को ले लिया और O2 को ले लिया, या H2 को ले लिया, हम O को मिला दिया तो जल बन गया, तो ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक। अब जैसे उसके बाद हमने देखा था कि जो रासायनिक समीकरण है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को हम उसके शब्दों में लिख सकते हैं और या फिर उनके चिन्हों के द्वारा ही हम उसको निरूपित कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण का हमने महत्व समझा था। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो रासायनिक समीकरण का महत्व ये है कि अभिकारकों और उत्पादों के बारे में पता चलता है कि कौन कौन अभिकारक रहे, कौन कौन उत्पाद रहे, यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिया वो और जो अभिक्रिया के बाद बना वो हमारा रासायनिक समीकरण के संतुलन के महत्व से पता चलता है। दूसरी कहानी ये है, हमें उसके अणुओं की संख्या ज्ञात होगी, अभिकारक और उत्पादों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी, ज्ञात होगी। देन तीसरी बात ये है इसमें कि हमको पता चलेगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि अणुओं में जो पदार्थ है जो अभिक्रिया करा रहा है उसके परमाणुओं में कितना वेट है, तो उसके आधार पे हम उत्पाद के परमाणुओं में वेट निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये वाली कहानी हमें उससे पता चली। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया। फिर हमने रिएक्शनों का प्रकार पढ़े थे, हाँ, तो संतुलित करना सीख लिया था, किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, संतुलित करना सिखाया था, तो मैंने उसका भी एक चार्ट बना के आपको बताया था। लिखते कैसे अभिक्रिया ये भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद हमने रिएक्शनों के बारे में जाना था कि कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो देखिए, संयोजन रिएक्शन और वियोजन रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन, द्विविस्थापन रिएक्शन, अपचयन और उपचयन, रिडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक
रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृति गंधता, इतना सब कुछ हमने आज इस वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आई होप इतना सब आपको समझ में आया होगा और आप याद कर लेंगे। अगले वाले चैप्टर को पढ़ के आइएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।